हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बार फिर क्लास 12 का फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रवर्ती धारा क्या होता है। ठीक है, इसके तत्कालीन मान को लिखें। ठीक है, क्या कहता है कि प्रवर्ती धारा क्या होता है उसको बता दे थोड़ा, और इसका तत्कालीन मान क्या होता है वो भी बता दे। ठीक है, तो चलिए उत्तर है हमारा, प्रवर्ती धारा वह धारा होता है जिसका मान दिशा के साथ साथ बदलते रहता है। ठीक है, दिशा के साथ साथ क्या होता है, बदलते रहता है। यह धारा दृष्ट धारा से भिन्न होता है क्योंकि दृष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, दृष्ट धारा की दिशा क्या होता है, नहीं बदलता है, लेकिन इसका जो मान है दिशा बदलने के साथ साथ बदलते रहता है। ठीक है, तो जैसे ये रहा हमारा दृष्ट धारा, बना लेते हैं। ठीक है, ये हम बना लिए। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक पूरा चक्कर पूरा कर लिए। और ये वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे शीर्ष धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष धारा कहेंगे। इसको कहेंगे शीर्ष धारा कहेंगे। ठीक है, और यहाँ तक में क्या करता है, इसका पूरा चक्कर लगा लेता है। और यहाँ पर इसके बीच के मान को कहेंगे औसत। क्या कहेंगे, इसके बीच को क्या कहेंगे हम, औसत। ठीक है, इसका मान जो होता है, जैसे यहाँ पर भी इसका मान 0 है और यहाँ पर भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। और इसका तत्कालीन मान क्या होता है, तो इसका तत्कालीन मान होता है I इक्वल टू आई नोड इंटू साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, इसका तत्कालीन मान क्या होता है, I इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रावैद्युत शक्ति। क्या है, प्रावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को परिभाषित करें। क्या है, प्रावैद्युतांक शक्ति एवं आपेक्षिक प्रावैद्युतांक शक्ति को क्या करें, परिभाषित करें। तो उत्तर है हमारा, सबसे पहले देखेंगे प्रावैद्युत शक्ति को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका वह अधिकतम मान जहां तक प्रावैद्युत माध्यम अचल बना रहे। कहाँ रहे, तो जहाँ तक उसका जो प्रावैद्युत मान रहे वो अचलक बना रहे उसे प्रावैद्युतांक शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब चलते आपेक्षिक प्रावैद्युतांक की तरफ। तो आपेक्षिक प्रावैद्युतांक क्या कहता है, किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक और निर्वात के प्रावैद्युतांक के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का सापेक्षिक प्रावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात ई आर इक्वल टू ई बटे ई नॉड। ठीक है, ई बटे ई नॉड। तो इस ई को क्या कहेंगे, इस ई को कहेंगे माध्यम की प्रावैद्युतता। क्या कहेंगे, माध्यम की प्रावैद्युतांक। क्या कहेंगे, माध्यम की प्रावैद्युतांक। ये माध्यम की आ जाएगा, और नीचे में जो हमारा आ जाएगा ये निर्वात वाला आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, निर्वात वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसको ई आर को क्या कहेंगे, तो इसे आपेक्षिक विद्युतांक कहेंगे। क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतांक। इसको क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतांक कहेंगे। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन जानने को मिला। क्या मिला, तो अब ये ई नोड का मान क्या होता है, तो ई नोड का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड प्रति मीटर। फेराड प्रति मीटर। यहाँ से एक और पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में इसका मान पूछ देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, इसका मान पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर को परिभाषित करें। क्या करें, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करें। तो चलिए उत्तर है हमारा, उत्तर क्या है, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया
कार्य परीक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पॉइंट ए। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी मान लिए। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा परीक्षण आवेश है Q1 और यहाँ पर है Q2। Q1 मान लेते हैं और Q2 को मान लेते हैं। इसको यहाँ तक जो लाने में किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसको यहाँ तक खींच के ले आने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, धारिता प्रतिघात को समझाएं। धारिता प्रतिघात को समझाएं। तो धारिता प्रतिघात प्रवर्ती धारा के प्रभाव में संधारित्र द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है। क्या होता है, ये संधारित्र द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला है XC बराबर 1/ओमेगा C। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कूलम के नियम को लिखिए। ठीक है, कूलम के नियम को क्या कीजिए, लिखिए। तो कूलम का नियम क्या होता है, जैसे कोई दो आवेश ले लेते हैं Q1 और ये Q2 और इनके बीच की दूरी ये R है, तो ये F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसके दूरी के स्क्वायर के। क्या हो जाएगा, दूरी के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा और यहाँ पर बराबर लिखेंगे तो समानुपाती के जगह पर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई E0 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया कूलम के नियम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम को लिखें। तो बाएं हस्त का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार अपने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा माध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा को ज्ञात करता हो। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंगूठा जो है, अंगूठा किसको दिखा रहा है, बल की दिशा को दिखा रहा है, और तर्जनी जो है ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, और ये माध्यमा जो है ये किसको दिखा रहा है, ये विद्युत धारा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, विद्युत धारा को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम क्या है, प्रत्येक धातुओं के लिए एक निश्चित आवृत्ति होता है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित संभव नहीं है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक धातु के नीचे एक निश्चित आवृत्ति होती है। ठीक है, जिसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है हमारा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण कैसा होता है? तो तरंग के रूप में होता है। दूसरा है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे कैसे होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसी के कारण इसमें ध्रुवण की क्रिया होती है। ठीक है। अब है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होता है? तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है, प्रकाश तरंग की तरह गति करता है, इसीलिए इसमें ध्रुवण तथा विवर्तन की घटना होती है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को व्याख्या करें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या करें? व्याख्या करें। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है? तो किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार लगभग कैसा होता है? तो ये गोलाकार होता है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको खराब किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक की तरंगे क्या है? तो उत्तर है, वे तरंगे जिसमें संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। वे तरंगे होता है जिसमें संचरण के लिए यानी आन जान के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक के तरंगे कहते हैं।